जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू राजपाल एकेडमी। आज हम एक विशेष और इसके लिए मैं बुक रेफर कर रही हूँ अशोक कुमार सर की बुक चैलेंजेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर कुमार सर और विपुल अनिकांत सर जो कि 10 आईपीएस ऑफिसर। तो आज इसका लेक्चर 1 है, तो स्टार्ट। ये चैप्टर 1 है, इंटरनल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। हम यहीं से स्टार्ट। इंटरनल सिक्योरिटी आखिर होता क्या है? बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो हमें विद इन द कंट्री जिसकी ज़रूरत पड़ती है, कंट्री के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर हमें जो ज़रूरत। इंटरनल सिक्योरिटी इज़ एन एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। एक एक्ट है, प्रिजर्व करता है और मेंटेन करता है हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को और हमारी सॉवरेनिटी को। बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी विद इन द बॉर्डर होती है, वो हमारे पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। और ये किसके परव्यू में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के परव्यू में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका ध्यान रखते हैं। अडोप्शन ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंटरनल सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्या है? वाई वी नीड सिक्योरिटी, ये इसके आंसर्स। जब कोई एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस आइडियल्स को अपनी पावर बना लेता है, अपना मोटो बना लेता है और वो गवर्नमेंट या फिर स्टेट के खिलाफ चला जाता है, जो वायोलेशन करता है और इलीगल तरीके से स्टेट के खिलाफ चला जाता है, तब हमें इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज़ और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम को सप्रेस करने की ट्राई करता है, पर्सन या फिर ग्रुप। एग्जाम्पल है इसका तालिबान अफ़गानिस्तान में एक ग्रुप था जिसने अपनी आइडियोलॉजीज़ और अपने बिलीफ्स को इतना प्रमोट किया कि वो वहाँ की गवर्नमेंट सप्रेस हो गई और वहाँ पे तालिबान इज़ रूलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑल्दो पार्ट नहीं है हमारे इस कोर्स का, इस सीरीज़ का, और पूछा भी नहीं जाता है। अगर कुछ करंट अफेयर में हो तो ही पूछा जाता है, तो फिर भी हम इसे ब्रीफली पढ़ लेंगे। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है? ये आउटसाइड, ये इंडिया है, इसके बाहर की जो सिक्योरिटी, बॉर्डर्स पे हमें जिस सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो हमें बॉर्डर्स पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट लाइक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड वॉर। ये हमें हेल्प करती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और वॉर से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी अपहोल्ड करती है हमारे नेशन लॉज को, वेरएस एक्सटर्नल सिक्योरिटी अग्रेशन, जो फॉरेन कंट्रीज़ हमारी सिक्योरिटी या फिर हमारी बाउंड्रीज के अंदर आने की ट्राई करती है, हमें हार्म पहुंचाने की ट्राई करती है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी होती है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है पीस, लॉ एंड ऑर्डर विद इन द टेरिटरी, दिस इज इम्पोर्टेंट, विद इन द टेरिटरी। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अपहोल्ड करती है हमारी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को। ये परव्यू में आता है पुलिस की, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पुलिस की हेल्प करते हैं। और ये अंडर किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्म फोर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्या है? ट्रांस बॉर्डर इश्यूज़, जो हमारी बॉर्डर्स है, ये यहाँ पे इश्यूज़ है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये इतना इंडिया का हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK, और दिस इज़ अक्साई चीन, जो चाइना ने अपनी मतलब कट आउट कर लिया है, अपने अंडर ले लिया है। ये एक ट्रांस बॉर्डर इशू है। चैलेंजेस फ्रॉम नेबर्स, ये अगेन ये चैलेंजेस जो हमारे हो रहे। ट्रांस बॉर्डर इश्यूज़ यहाँ पर भी है, वाटर लेवल की, यहाँ पे हम बात करेंगे मराइन सिक्योरिटी की। यहाँ पे क्या होता है, वाटर लेवल इतना डीप होता है कि हम कहाँ तक बॉर्डर बनाएं, कितनी बॉर्डर बनाएं, तो फिर यहाँ पे हमारी पोरस बॉर्डर्स बन जाती है। और इससे क्या होता है, इससे जो टेररिस्ट होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो इन्वेड कर जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये पोरस बॉर्डर की वजह से होता है।
डेवलपमेंट इन मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट होती है, जो स्ट्रेटजीज होती है, कभी कभी वो अटैक करने की ट्राई करते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। साइबर स्पेस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, जो डिजिटल अटैक बोलते हैं, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। साइबर स्पेस आपने देखा होगा, एसएमएस लिंक या फिर कॉल आता है, हमारी डिटेल्स मांगते हैं। आप सबको तो पता ही होगा, बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स वी आर दैट मच अवेयर दैट साइबर स्पेस और थ्रेट क्या होता है। तो इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है। और सोचिए अगर यही चीज़ गवर्नमेंट के साथ हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, गवर्नमेंट के सिस्टम में हो, तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंडिया की हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो सकती है। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। देन मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस में भी मिलिटराइजेशन हो गया। स्पेस मीन्स हमारी जो ऑर्बिटल स्पेस होती है, वो सारी स्पेस। इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज सच एज एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो स्केयर रिसोर्सेज के लिए भी अब आपको पता ही होगा कि रिसोर्सेज बहुत ही स्केयर है और सबको रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगे फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक नया कंसर्न है ये। तो important aspects of internal security, this is internal security। pardon me, sorry। ये अपहोल्ड करता है हमारे रूल्स एंड लॉज को। इंटरनल सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि हमारे रूल्स एंड लॉज को हमें अपहोल्ड करना होता है। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा है जिससे आप समझ सकते हो। और नोट्स हमें ऐसे ही बनाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप हिंदी में लिखिए या फिर जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए, बट नोट्स आप पॉइंट वाइज बनाए ताकि आप रिवाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपने सुना होगा थोड़े में बहुत ज़्यादा भर देना, तो ये सारी वो चीज़ें देखिए। अपहोल्डिंग द रूल्स एंड लॉज, अब इसके ऊपर हम एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये आपने इतना समझ लिया किस तरीके से अपहोल्ड कर सकते हैं, नई नई पॉलिसीज़ ला के, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके, अवेयरनेस फैला के। तो इस ऐसे पॉइंटर्स लिखिए जिसके ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर नोट्स। मैं तो माइंड मैप्स बनाती हूँ, ये तो मैंने वीडियो के पर्पज़ के लिए इतने अच्छे से लिखा है, वरना बीच में टॉपिक और आजू बाजू माइंड मैप्स, उससे स्पेस भी बचती है। मेरा क्या है पता है, मैं एक चैप्टर को पॉसिबल हो तब तक एक पेज में कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने में ज़्यादा तब मज़ा आता है जब पेजेस थोड़े कम हो। ऐसे देख के लगता है कि अभी ख़त्म कर दूँगी, जैसे कि ये 4-5 पेज हो और उसमें 10 पेज हो, चलिए रख लेते हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट ही पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे कि अब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे, उसके नोट्स के मेरे पास लगभग 12 टू 14 पेज है और ये पूरा सब्जेक्ट ख़त्म, क्योंकि मैं माइंड मैप्स करती हूँ। और अगर हमें लगे कि हमें कुछ अभी याद नहीं आ रहा, पढ़ना है, तो वी कैन रिफ़र टू द बुक ऑल्सो, बट नोट्स हमें ऐसे ही बनाने चाहिए। सो दैट्स माई सजेशन फॉर यू गाइज। प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ नेशनल सॉवरेनिटी, हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और ये सारी कॉमन चीज़ें, इसलिए मैं आपको इतने डीप में नहीं समझा रही हूँ। सिक्योरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है, हमारी जो हम जो एकजुट टेरिटरी में, मतलब एक साथ घुल मिलकर रह रहे, उसको बचाने के लिए। प्रमोटिंग इंडिया राइज टू राइटफुल प्लेस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, ये दिस इज़ इंटरनेशनल अफेयर्स। इंडिया की एक प्लेस अपहोल्ड करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारी एक राइटफुल प्लेस, मतलब हमारा एक ऑनरेबल प्लेस वी कैन से, कि इंडिया हमें कोई हल्के में ना ले, मतलब इस तरीके से अपहोल्ड करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर पीस का एनवायरनमेंट, दिस इज़ एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज़ करती हूँ, विथ टाइम और विथ अपकमिंग वीडियोस आपको आदत हो जाएगी, आप समझ जाओगे। दिस इज़ एनवायरनमेंट, दिस इज़ इंटरनेशनल, दिस इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, आई जस्ट होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो इसमें। क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर आर सिटीजन्स दैट इज़ जस्ट, इक्विटेबल, प्रॉस्परस एंड शील्ड्स देम फ्रॉम रिस्क टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो जस्ट हो, सबके लिए रहने लायक हो, इक्विटेबल हो, सब कोई छोटा बड़ा ना हो, ठीक से सब लोग रह सके, प्रॉस्परस हो, मतलब प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो। और तो अगर हमें अपनी ज़िंदगी का कोई रिस्क है या फिर हम कैसे जिएंगे उसका रिस्क है, मतलब डर लगता है ना टेररिस्ट और ये कोई अटैक कर दे तो उससे प्रोटेक्ट करना।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल सिक्योरिटी, ओके। तो मनी लॉन्ड्रिंग अफेक्ट करती है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है कि काले पैसे को धो के वाइट कर देना। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, बेसिकली नॉर्मल जनरल भाषा में तो धोना, कपड़े धोना लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस मनी को यूज़ कर किया जाता है आर्म्स को स्मगल करने के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमारे लिए एक हार्मफुल है, इसलिए हमें इसको रोकना चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है, फेक नोट बना दी तो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगेगी, फिर हमें कहीं पे जाके बैंक वाले कहेंगे कि ये तो फेक नोट है, तो इसी तरीके से हमारा पैसा गिरेगा, समझे। इस तरीके से साइबर क्राइम जैसे कि मैंने आपको बोला, एसएमएस कॉल्स, ये इंडिविजुअल लेवल पे मैंने बोला, अगर गवर्नमेंट के साथ हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। स्टेट एक्टर्स लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, मैंने आपको बताया ना ये सारे स्टेट एक्टर्स, दिस इज चाइना, पाकिस्तान, ये भी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और चाइना ने तो अभी डैम बनाने का डिसीजन लिया है जिस पे अभी इंडिया एग्री नहीं कर रहा, इंडिया इज़ नॉट ओके विद दैट, वरना वो इस एरिया पे डैम भी बनाना चाहते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब स्मगलिंग और ड्रग्स का हमारी कंट्रीज़ के अंदर ले आना, हमारे यूथ को स्पॉइल करना। आप सोचिए, हमारा फ्यूचर ही हमारा यूथ है, अगर उसको भटका दिया जाए तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे यूथ को सबसे ज़्यादा पुअर, अनएडुकेटेड और यूथ को ही भटकाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग मतलब अपने इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके। ये टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, वो इन सबको ही हमारे देश के खिलाफ करते। फिर ही नक्सली क्या, कौन लोग होते हैं, जो या तो पुअर होते हैं या कोई पीड़ित लोग होते हैं या फिर अनएडुकेटेड लोग होते हैं, वही होते हैं नक्सली। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमारी बॉर्डर जैसे कि मैंने बोला, पोरस बॉर्डर एंड नेबर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अब थ्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौटिल्य जो कि है चाणक्य, उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में इतने सालों पहले बता दिया है कि थ्रेट्स 4 प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी तब से चला रहा है, तब का मुद्दा है, तब भी सब अपने कंट्री की ध्यान रखते थे। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। सो पहले देखते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब विथ इन आर कंट्री, ओके, इंडिया के अंदर। नक्सलिज्म बेसिकली क्या होता है कि हमारे देश के ही लोग जो गवर्नमेंट से तंग आ गए, गवर्नमेंट से थक गए और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, उनके खिलाफ आर्म्स उठा लेते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए किसी भी तरीके से, ओके। कम्युनल एक्ट्स आपने देखा होगा, गवर्नमेंट की चीज़ें जला देते हैं, धरने पे बैठ जाते, स्ट्राइक्स कर लेते, वो सारा। ये इंटरनल क्या है, ये हमारे खुद के लोग ही करते हैं। लॉन वुल्फ अटैक मतलब क्या, कोई हमारे ही देश का, हमारे जैसा ही आदमी जिसका दिमाग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ उनके विचार हो गए और वो चाहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इनको मारना पड़ेगा वरना ये मुझे जीने नहीं देंगे। तो क्या होता है कि एक अकेला इंसान कितने सारे ग्रुप या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे उसे नफरत होती है उस पर अटैक कर देता है। और इसके बारे में यूजुअली किसी को नहीं पता, क्योंकि वो एक ही इंसान होता है जो सब प्लानिंग करता है, जो सारी चीज़ें लाता है, मतलब आर्म्स और वो सब, और वो ही अटैक करता है। तो इसको पकड़ना या फिर आइडेंटिफाई करना या फिर हमें पहले से मतलब चौकन्ना रहना, ये बहुत मुश्किल होता है। टेररिस्ट का तो क्या होता है, 2-3 लोग होते हैं, फिर वो एक मीडियम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने का, उनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको कहीं से भी इंफॉर्मेशन ग्रैब करके पकड़ सकते हैं। इतना इजी नहीं होता पर फिर भी पॉसिबिलिटी होती है। लॉन वुल्फ में तो वो भी नहीं हो सकता, होता है बट बहुत रेयरली। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, जो बाहर से हमें अटैक कर सकते हैं, वॉर ऑब्वियसली, ये तो आपको पता होगा, या फिर टेररिज्म, टेररिस्ट बाहर से हमारी कंट्री में आ जाते हैं वो। इंटरनली एडेड एक्सटर्नल मतलब हमारे देश के ही लोग एक्सटर्नल लोगों से हेल्प लेते हैं, उनकी हेल्प करते हैं हमारे ही देश को और उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यहाँ का कोई बंदा
बाहर के लोगों को, टेररिस्ट ग्रुप को कहता है कि हाँ अभी यहाँ पे ये होने वाला है, आप ये इस तरीके से ये सब करो या फिर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल मोटिव्स होते हैं पैसों के लिए, या फिर वो भी खौफ अपना बनाना चाहे, या फिर उसे भी कोई पर्सनल दुश्मनी हो उसकी भी गवर्नमेंट से। तो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, बाहर से ड्रग्स आखिर आता ही कहाँ पे और कौन रखता है उसे? तो कोई इंटरनल पर्सन ही होगा जो चाहता है कि यूथ आगे ना बढ़े। एक्सटर्नली एडेड, इंटरनल, जो बाहर के ग्रुप होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, पर हमारे इंटरनल हम पीपल होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको हमारे खिलाफ कर देते हैं। जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग एंड पिंचिंग। पिंचिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये हम हमारे अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब एट्रीब्यूट्स क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के, ये देख लेते हैं हम। वो मेंटेन करता है डोमेस्टिक पीस को, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ को अपहोल्ड करता है। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। डोमेस्टिक पीस मतलब शांति बनाए रखना, लॉ एंड इक्वालिटी मतलब नियम कानून और सब इंसानों को, सब सिटीजन्स को इक्वली रखना, उसे अपहोल्ड करता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मनी, मतलब जो वेरियस स्टेट्स, लैंग्वेज, रिलीजियस डिफरेंट ग्रुप है उनके बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, और कम्युनल कम्युनिटी के बीच में हार्मनी, मतलब वो शांति से एकजुट होकर रहे। सिक्योरिटी ऑफ इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंटीग्रिटी को बचाए रखना और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। प्रिवेलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना। मेजर चैलेंजेस क्या है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो हम ये देख लेते हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म, मतलब जो हमारी मेन लैंड होती है उस पर जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, दैट इज़ द मेजर चैलेंज। मतलब कहीं से भी टेररिस्ट आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट मी शो यू अगेन। ये इंडिया है, नीचे का भाग, दिस इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे यहाँ पर 26/11 ताज होटल में अटैक कर दिया था। क्यों? क्योंकि सी एरिया हमारा पोरस था, उन्होंने लैंड से नहीं आए और सी एरिया से आए। तो हमारे मेन लैंड पर जो आतंक फैलता है, तो इस तरीके से टेररिस्ट आ जाते हैं या फिर किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, नक्सलीज बना देते हैं, ये सारे हिंटरलैंड टेररिज्म। अ क्विक क्वेश्चन, नक्सलिज्म क्या होता है? मैंने आगे पढ़ाया, आपको अभी आंसर देना है। मैं अभी ये सारे टॉपिक हो जाए फिर समझाऊंगी, तब तक सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, अगेन मैंने आपको बताया था। हम ऐसे रफ ड्राइंग भी कर सकते हैं अपने आंसर में एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट ड्राइंग की ज़रूरत होती है, ये समझ जाएंगे। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ अक्षय चीन, देन यहाँ पे हम चाइना बनाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान बनाएंगे, यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इतना ज़्यादा ले लिया है, तो ये सब बना के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिस्ट, ये दूसरी प्रॉब्लम। मैं आपको शॉर्ट में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स पर एक इंडिविजुअल चैप्टर है, तो अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हमें डिटेल्स में ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं है। कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी के बीच में जो फाइट्स करवा देते हैं वो। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज़ काइंड ऑफ नक्सलिज्म। ओके, मैंने अभी आपको समझाया था। नाउ राइट इट। इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे देश के लोगों को हमारे देश के खिलाफ भड़काया जाता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग क्या है मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा इंडिया है, इस तरफ ज़्यादा ही लोग हमारे खिलाफ हो गए, यहाँ पे भी मणिपुर, त्रिपुरा, ऑल दिस साइड, तो उनको हमारे खिलाफ भड़काया जाता है। उस तरफ एक्सट्रीम सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन हो गई है, इसके ऊपर भी हमारा चैप्टर है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। इसीलिए हमारे विद इन द कंट्री हम अपने लोगों को तो कितना ही क्या ही करेंगे, इतना कुछ तो नहीं कर सकते। बाहर के एक्सटर्नल लोगों के साथ हमें डिफरेंट वे में डील करना होता है, इंटरनल लोगों के साथ हम डिफरेंट वे में डील करते हैं, इस तरीके से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल पर्सन एक्सटर्नल की हेल्प करता है हमारी ही कंट्री में अटैक करवाने के लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा पोरस बॉर्डर है हमारी, मतलब वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, पर फिर भी कुछ हो जाते हैं ना, लूप होल्स रह ही जाते हैं,
तो दैट इज़ द थिंग। कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्टल मीन्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट तो हमारे इंडिया की पूरी बॉर्डर आएगी, पूरे इंडिया की, फुल इंडियाज बॉर्डर। दिस इज़ नॉट सो गुड बट समझ में आ जाएगा आपको। ओके, कोस्टल मतलब ये नीचे की पानी के पास वाली। रीजनलिज्म एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट, रीजन हमारे तेलुगु स्पीकिंग अलग चाहिए, लैंग्वेज वाइज, कास्ट वाइज, इस तरीके से भी कितनी मांगे हुई थी इफ़ यू रिमेंबर, तो उसके लिए भी। ओके, देन कास्ट एंड एथनिक टेंशंस, ये भी मैंने आपको बताया। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। अब देखते हैं हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमें इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। अनफ्रेंडली नेबरहुड लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, इसके बारे में तो मैंने आपको कितनी बार समझा दिया ये वाला। ओके, और वो कंटिन्यूसली हमें टारगेट करते हैं, हमें सप्रेस करने की ट्राई करते हैं इन वन और द अदर वे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम है हमारी, बहुत बड़ी वाली। क्योंकि देखिए, अगर कोई पुअर है तो उनको बोला जाएगा कि चलिए मैं आपको 10,000 दूंगा, आपको कुछ नहीं, सिर्फ बस चलानी है गवर्नमेंट की। तो कोई पुअर है, उसके घर पे 5-6 लोग हैं, भूखे हैं, तो वो कर देगा। और या फिर कोई अनएम्प्लॉयड है, ये सेम ही है, कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ही पुअर होगा। तो इस तरीके से, और ये कब हुआ, क्योंकि पार्टीशन हो गया, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल गई थी। 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ, देश आज़ाद हुआ, तब ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इंडिपेंडेंस के टाइम की है, और अभी तक हम उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाए। हमने बहुत हद तक रिजॉल्व किया है, हमने बहुत सारी स्कीम्स भी लाई है, 100 डे स्कीम्स, ये आपको पता ही होगा। ऐसी सारी कितनी सारी स्कीम्स लाई, हमने एजुकेशन के लिए भी मिड डे मील स्कीम्स लाई है, ताकि बच्चे पढ़े, आधे दिन से घर पे ना चले जाए, पूरा पूरा दिन स्कूल में रहे, लेक्चर अटेंड करे। 100 डे स्कीम में क्या होता है मैं आपको ब्रीफली बता दे रही हूँ, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो उनको नहीं पता होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि अनस्किल्ड, अगर आपको कहीं पे काम नहीं मिलता तो अनस्किल्ड जो वर्क होता है, जैसे कि कुछ पेंटिंग करना या फिर रोड कंस्ट्रक्शन और ऐसा कुछ काम होता है, अनस्किल्ड, पोस्टर लगाना गवर्नमेंट का काम होता है, ये सारे उनके जो काम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, तो वो आपको 100 डेज का या तो काम देंगे गवर्नमेंट, या फिर अगर काम भी वो ना दे पाए तो वो आपको पे करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ सस्टेन कर सको। इनइक्विटेबल ग्रोथ मतलब क्या, जो अमीर है वो अमीर होते गए, जो गरीब है वो गरीब होते गए। हमारी इकोनॉमी में जो 90% ऑफ वेल्थ है ना, वो सिर्फ 1% के पास, और जो 1% ऑफ वेल्थ है उससे 90% लोगों का गुजारा हो रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है, ये एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं है। आप एग्जैक्ट डिजिट अपनी नोट में मत लिखिएगा, लिखना हो तो गूगल करके लिख लीजिएगा। ओके, गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, अभी मैंने आपको बताया, अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब हो जाए। फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स, एड मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंड्स मतलब वो हमें जो जॉब और वो सारी चीज़ें होती, या फिर कोई स्कीम्स, और उसमें हर किसी को बराबर का सब कुछ नहीं दे पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब गवर्नमेंट की कुछ इनएफिशिएंसी की वजह से भी हमें इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। दिस इज़ नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये सारी कैटेगरीज है इसकी। ओके, नाउ सी, लेट्स सी द राइज ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स। कम्युनल डिवाइड बढ़ गया, मतलब भाषा के बेसिस पर। कास्ट अवेयरनेस बढ़ गया, और उसके अवेयरनेस बढ़ी तब तक तो अच्छा था, बीच में टेंशन भी मतलब बढ़ गया कि हमारी कास्ट ये ऐसी, हमें अपहोल्ड करनी है अपनी कास्ट। देखो, कोई बुरा ही नहीं है अपनी कास्ट को या फिर अपने रिलीजन को ऐसा कहना कि मेरा रिलीजन अच्छा है, वो कोई बुरी बात नहीं, पर मेरा ही रिलीजन अच्छा है, मेरा ही रिलीजन महान है, दैट्स नॉट एथिकल थिंग। इंक्रीज इन continuous politics based on secularism, ethnic and pardon me, sorry, God bless। तो पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा था उस वक्त पे, हमारे सेंटिमेंट्स, पीपल के सेंटिमेंट्स के साथ ही, या फिर कम्युनल बेसिस पे, या फिर एथनिक बेसिस पे, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स नेता लोग खेलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। और अब ये गवर्नेंस पे क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम।
गवर्नेंस की प्रॉब्लम देख लेते हैं। पोरस बॉर्डर मैंने आपको बताया। पुअर क्रिमिनल जस्टिस, अगर कोई टेररिस्ट आ जाए, अगर कुछ हो जाए, तो उसको पता है कि इंडिया का जस्टिस सिस्टम इतना है कि 5-6 साल आराम से लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मतलब उम्र कैद ही होगी। फांसी तो बहुत रेयरली होगी और तब तक कोई बेल करवा देगा मेरी, हम छूट जाएंगे। इस तरीके से हमें अपने, अब इसके हम पहले देख लेते हैं, हमें हमारे रिलेशन सुधारने की ज़रूरत है। एनी हाउ हमने बहुत ट्राई भी की, बट अब उनकी ज़ुबान से, अब उनको जैसा पसंद है हमें उस तरीके से सुधारने की ज़रूरत है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, हम स्कीम्स पर काम कर रहे हैं, हम स्कीम्स ला रहे हैं, बट हमें ग्राउंड लेवल तक चेक करना चाहिए कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब उन्हें चेक करना चाहिए। अब मैं आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इनइक्विटेबल ग्रोथ, पुअर लोगों के लिए कुछ स्कीम्स या फिर कुछ फैसिलिटीज़ लानी चाहिए, उनके लिए उनको एडुकेट करना चाहिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जो इंडिया कर ही रही है, गवर्नमेंट कर ही रही है, नो डाउट। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब हमारे लिए ही है। पर उसको हम स्कीम्स तो बहुत सारी लाते हैं, पर हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए कि जिसके लिए बनाई है वहाँ तक पहुँची, उस इंसान को उसका बेनिफिट मिला, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो गैप्स है वो भी अगेन स्कीम्स तो आ रही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमें किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। कम्युनल डिवाइड को हमें ये सारे जो है इसको हम मतलब समझा सकते हैं लोगों को बैठ कर कि ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता, हमें साथ में रहना होता है। दिस वी कैन एक्सप्लेन ओनली। अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं एजुकेशन के साथ, कोई स्कीम ला के, पोस्टर्स लगा के, एम्प्लॉयमेंट दे के, या फिर किसी के ऊपर हम डिपेंडेंसी भी कर सकते हैं कि अलग अलग क्लास के लोग हैं, क्लास और या फिर कास्ट के, बट उनको ग्रुप में एक काम दे दिया तो उनको एक दूसरे पर डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा, तभी ये काम होगा। वरना अगर वो डिपेंड नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, और अगर काम नहीं होगा तो किसी को पेमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करा के, क्योंकि अगर लोग साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। आप देखते होंगे कि एजुकेटेड पीपल होते हैं, ये इन सब दंगे फसाद से दूर रहते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और जो पुअर लोग होते हैं, आप देखेंगे टेररिस्ट या फिर ये सारे ग्रुप्स भी उनको ही मैनिपुलेट करते हैं, उनको क्योंकि वो भोले लोग होते हैं, वो फंस जाते हैं इन सब की बातों में। ओके, और अगर कुछ भी हो, कम्युनल टेंशन, लैंग्वेज टेंशन, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पुअर और अनएडुकेटेड लोगों को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से। पोरस बॉर्डर इश्यूज, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, एआई का यूज़ करना चाहिए, ऑटोमेटिक मतलब कैमराज या फिर रोबोट्स, और वो सब हम कर रहे हैं, बट उसमें हमें जल्दी करना चाहिए। पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अब तो आपने देखा ही होगा हमारी जस्टिस सिस्टम भी मतलब बहुत सारे नए लॉज आ गए, रूल्स बदल गए, तो ये सब तो हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे, ये आपको करंट अफेयर से लेना होगा ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्रिन्स के की एलिमेंट्स क्या है। पॉलिटिकल इंटरनल सिक्योरिटी, सोशियो इकोनॉमिक, गवर्नेंस, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं इसको। पॉलिटिकल सिक्योरिटी मतलब हमें पॉलिटिशियंस और उन सबको अपने पर्सनल चीज़ों से भी हटके हमें मतलब पीपल पे ध्यान देना चाहिए, और इसके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सेक्शनिस्ट मूवमेंट, जिसको हमें बहुत ही हेवी हैंड के साथ डील करना होता है, क्योंकि ये सारे होते हैं वो जो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं लोग, और जिसका वापस मेन स्ट्रीम, मेन लाइन में आने का कोई इरादा नहीं होता, ना ही वो आ सकते, तो उसको हमें हैवी हैंड मतलब स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए। सेकंड होते हैं सेपरेटिस्ट एलिमेंट, उसको हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे अभी के लिए रखना चाहिए। सेपरेटिस्ट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, आई होप आप लिख रहे होंगे। सेपरेटिस्ट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो लोग जिनको एक अलग देश चाहिए अपने लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर अपने कास्ट के बेसिस पे, उसको हमें आराम से ठीक से समझाना चाहिए, तो अभी हमें थोड़ी देर उनको दूर ही रखना चाहिए। और थर्ड होते हैं एथनिक डिमांड्स और रीजनल एस्पिरेशंस, जो हमें एक सॉफ्टर सिंपैथेटिक वे से हमें उसे लेना चाहिए। मैं आपको लिख दे रही हूँ।
that is as sectionist movements, that is movement, then separatist element. Third one is regional aspiration, or you can say ethnic demands. ओके, तो ये लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, और मैंने जो समझा है वो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको ऐसा एज इट इज़ नहीं लिखने का आएगा, आपको सिर्फ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट देखिए, हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें से कोई डायरेक्टली नहीं आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्रिन के की एलिमेंट्स बता दीजिए और आपने ये 8 लिख दिए, नहीं, इसको आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा। तो नोट्स इस तरीके से बनाइए कि वो रियल लाइफ में भी आपको काम आए, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। मैं अपनी नोट्स का PDF शेयर करने की ट्राई करूँगी, बिकॉज मेरे पास देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव अ मोबाइल फ़ोन, ओके, आई डू हैव अ लैपटॉप एंड अ हेडसेट, तो मैं इसी में से वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें से मैं आपको PDF बना के कैसे भेज सकती हूँ, बट देन टू आई विल ट्राई, ओके, सो डोंट वरी। गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम होती है, सोशियो इकोनॉमिक, ऑब्वियसली दिस इज पॉवर्टी, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, जो इन सब की वजह से भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम। और आई होप मुझे इसके बारे में तो आपको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग पुअर हो गए, अगर अनएडुकेटेड हो गए, तो फिर वो इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाएंगे। गवर्नेंस में क्या होता है कि लैक ऑफ गुड गवर्नेंस होती है, तो कितने सारे ऑफिसर्स होते हैं, वो लोगों का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं, अपनी जेब भरने में बिजी रह जाते हैं, या फिर कोई चाहता है कि सच में हेल्प करे तो उनको पता नहीं होता कि हेल्प कैसे करनी है। तो हमें ट्रेन करना चाहिए उस तरीके से ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, IPS IAS ऑफिसर्स को उस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि सिचुएशन वाइज यू हैव टू डील विथ एवरी सिचुएशन इन अ यूनिक वे, ओके। पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें समझाना चाहिए कि कोई अगर नक्सली पकड़ा गया, नक्सली इज बेसिकली इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली, जो हमारे खिलाफ हो गए, तो उनको पहले हमें प्यार से समझाना चाहिए, सॉफ्ट टॉक करनी चाहिए, वो क्यों बने उसका रीज़न जानना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ट्राई करनी चाहिए। पर हमें क्या समझाया जाता है, पुलिस ऑफिसर्स को मोस्ट ऑफ को ये लगता है कि पकड़ लिया, चलो मारो, अब मारो इसे, इसके मुंह से उगलवाओ कि क्या हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास। हम इंसान से प्यार से भी बात कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है अगेन इंसान के ऊपर। सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई टेररिस्ट है और वो पकड़ा गया है गुजरात में, फिर चेजिंग हो रही है टेररिस्ट और गुजरात पुलिस के बीच में, अब टेररिस्ट चला गया लेट्स से वेस्ट बंगाल, ओके, तो गुजरात पुलिस का परव्यू तो गुजरात तक था, वेस्ट बंगाल के पुलिस को कॉल करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, बात समझेंगे, तब तक तो टेररिस्ट कहीं भी चला जाएगा। तो हमें एक सेंट्रल पुलिस को हमें सेंटर के अंदर लाना चाहिए, जिसकी वजह से हम, मतलब टेररिस्ट क्या होता है, एक ही होते, तो हमें भी उस तरीके से एकजुट होके उसे पकड़ना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, गुजरात पुलिस का परव्यू किसके अंदर होता है, गुजरात के अंदर। अगर कोई टेररिस्ट वेस्ट बंगाल में चला गया तो गुजरात पुलिस उसमें क्या कर सकती है, वो सिर्फ वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है कि अलर्ट रहिए, वो आ रहे, तब तक तो ये सारी कन्वर्जेशन के बीच में तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स माई पॉइंट। इंटेलिजेंस, AI, टेक्नोलॉजी, उससे हम इम्प्रूव करके कर सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट करना, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लोअर एरिया ऑफ गुजरात, आई मीन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना, साइबर सिक्योरिटी के हमारे थ्रेट्स है उसके ऊपर। अब देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में क्या होना चाहिए। अभी हमने देखा इसमें इसके की एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, अब उसमें क्या होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए, मैंने आपको बताया, उनको उस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि उनको सॉफ्ट टॉक या फिर सॉफ्ट कन्वर्जेशन भी आए, मतलब वो प्यार से बात करे, समझे सामने वाले को। इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट हमें उसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी लाने की ज़रूरत है हमें, कि सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट या फिर सर्टेन काइंड ऑफ शेयरिंग और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होगी। पहले आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप में हम
कितने ही सारे लोगों को एक साथ एक मैसेज भेज सकते हैं। अब उसे रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ हम एक टाइम पे 10 लोगों को ही मैसेज भेज सकते हैं। इस तरीके से थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए। जैसे कि फेसबुक तो नहीं, सॉरी नॉट फेसबुक, यूट्यूब पे आपको पता होगा एज रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ये एक इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे ना देखें कोई ऐसी वीडियो जो उन्हें ना देखनी चाहिए। इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस इज पीपल की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करनी चाहिए, उनको एडुकेट करके, उनके अंदर अवेयरनेस ला के, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के, उनके अंदर फीलिंग्स ला के कि कंट्री हमारी है, हम सबको साथ में पीसफुली रहना चाहिए। स्ट्रेंथ करना हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को, एक ऐसा मेन नेटवर्क जिसके अंदर सारे स्टेट्स के सब नेटवर्क, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ शेयर की जाए, जिसकी वजह से हर किसी को पता रहे कि कौन सी स्टेट में क्या हो रहा है, अलर्ट रहे। ये है हमारे इंडिया में, इसको हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इफेक्टिव पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सिस्टम में भी ऑब्वियसली चेंजेस लाने चाहिए। अब कौन कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए? लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच, मतलब कोई भी किसी को भी कुछ भी, किसी के रिलीजन को, किसी इंडिविजुअल को ऐसे ही कुछ भी बोल दे तो उसके अगेंस्ट हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे या फिर वो इंसान खुद कोई आगे भविष्य में ट्राई ना करे इस तरीके से करने की। कॉन्सेंस ऑफ स्टेट टू ब्रिंग पुलिस इन कंकरेंट लिस्ट, मैंने आपको बोला ना गुजरात पुलिस एंड वेस्ट बंगाल वाला एग्जाम्पल, तो उनको कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या, तो सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर परव्यू में आता है, सेंटर लिस्ट के अंदर आता है। ओके, सेंटर विल टेक केयर ऑफ पुलिस। पॉलिसी टू कर्ब ब्लैक मनी, एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे हम ब्लैक मनी को पकड़ सके, उसको हम कर्ब कर सकते, मतलब मैंने आपको बोला फेक नोट्स भी ला सकते हैं या फिर ब्लैक मनी को वाइट में करके आर्म्स भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉफ्ट टॉक्स, सॉफ्ट कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब रिफॉर्म्स लाने चाहिए। वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पुलिस, वे ऑफ डीलिंग विद द प्रिजनर्स और द whatever you can say, like we can say prisoners only, culprits। पॉवर्टी रिडक्शन करनी चाहिए बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट। रेगुलेशन ऑन सोशल मीडिया, हाँ कुछ भी, ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा इशू है, कुछ भी कंटेंट नहीं आना चाहिए, जो रिलेवेंट है, जो अच्छा कंटेंट है वही आना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें रेगुलेशंस लगानी चाहिए। कोई भी कुछ भी ना बोलना चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके से हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, दिस इज कॉम्पिटिटिव टू कम्बैट नक्सलिज्म एंड इंसर्जेंस, ये दोनों सेम ही वर्ड्स है, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जब हमारे इंडियंस, मतलब हमारे देश के लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो उनको कम्बैट करने की स्ट्रेटेजी, जैसे कि आप एक कैंप लगा दीजिए, मेडिकल कैंप, फिर स्पोर्ट्स का यूथ के लिए अवेयरनेस कैंप, एजुकेशन कैंप, जिसमें आप सेकेंड हैंड या फिर ओल्ड या फिर कोई भी चीज़ें फ्री और या फिर बहुत कम दाम में आप गरीब लोगों को दे, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आए, गवर्नमेंट की चीज़ों का फ़ायदा उठाए और उनका धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप हो गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, रिफॉर्म्स इन CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। दैन काउंटर टेररिज्म, हमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए वेरियस मेजर्स लाने चाहिए और इसमें हम काफ़ी हद तक हमने किया भी है काउंटर। ओके, और हमें CBI को बहुत ज़्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि CBI के पास पावर तो, बट वो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब अगर कोई करप्ट नेता है और अगर उसके अगेंस्ट कुछ है तो वो तो CBI को मैनिपुलेट कर लेगा। ऑल्दो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, बट उसको कहा था कि वो एक पंछी है, बट विद इन वो पिंजरे के अंदर का पंछी है, उसके पास पावर से, पर उसको लिमिट कर दिया गया है इस तरीके से। उसका एक कोट है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। पॉलिसी मेकिंग जस्ट लाइक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2022, उस तरीके से हमें पॉलिसी लानी चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाने चाहिए, जैसे कि
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि यूएपीए ऑफ 1967, नेट ग्रिड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिसी, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, समाधान लीडरशिप, सिविक एक्शन प्रोग्राम, सीआरटी इंडिया, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर, ये सारे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, और रिकमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को कि एक डेडिकेटेड मॉडर्नाइजेशन फंड इशू किया जाए डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब जीडीपी का सर्टेन पोर्शन डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाए, और उसका नाम रखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष। और इसके 4 स्पेसिफिक सोर्सेज है जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ डीपीएसईज, modernization of surplus defense land, receipt of defense land likely to transfer to state for future projects। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सर्विस को मॉडर्नाइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, और उसको और पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे, वेलफेयर फंड करेंगे जो सोल्जर्स और पैरामिलिट्री पर्सनल्स की पर्सनल लाइफ और ग्रोथ में हेल्प करे। ओके, सो दैट वाज इट।